हेलो बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक सीबीएसई हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से बड़े भाई साहब लेसन के बारे में सीख लेंगे। इसके पहले तो हम पद्यखंड कंप्लीट किए। अब आज हम बड़े भाई साहब लेसन सीख लेंगे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इधर लेखक प्रेमचंद जी अपने भाई साहब के बारे में बताते हुए कहते थे कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। लेखक बता रहे थे कि 5 साल बड़े, लेखक से 5 साल बड़े थे, मगर वो 5 साल 5 दर्जे आगे होना है ना, मगर 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। जब लेखक ने शुरू किया उसी उम्र में ही उसने पढ़ना शुरू किया। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में, तालीम का मतलब पढ़ाई, पढ़ाई जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से जल्दी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद, बुनियाद मीन्स फाउंडेशन, खूब मजबूत डालना चाहते थे। पढ़ाई पढ़ाई भवन की बुनियाद वो मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। इसका मतलब 1 साल की पढ़ाई 2-2 साल करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। इसके पहले तो हर एक कक्षा के लिए बोर्ड एग्जाम्स होते थे। हर एक साल पढ़ने के बाद ही नेक्स्ट क्लास जा सकते थे। बुनियाद भी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। इसीलिए वो एक एक कक्षा 2-2 साल पढ़ते थे। इसलिए 3 दर्जे आगे थे बड़े भाई साहब, हमारे लेखक से 3 दर्जे आगे थे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो तो 14 साल के थे। उन्हें मेरे तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थे कि उनके हुक्म को कानून समझूं। इधर लेखक बता रहे थे कि मैं छोटा था, लेखक छोटा था, उसका भाई बड़े थे। मेरी उम्र, लेखक की उम्र 9 साल की थी और बड़े भाई साहब का उम्र 14 साल के थे। वो भी छोटा था, मगर लेखक से 5 साल बड़े थे। इसलिए उसे मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। वो समझते थे कि तंबीह, डांट डपट करने का और निगरानी करने का उसका अधिकार था, और मेरी शालीनता, उसको रिस्पेक्ट करना ही, मैं उसके हुक्म को कानून समझना ही अच्छी तरह से मैं शालीनता उसी में थी, इसी में थी। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। इधर लेखक बता रहे थे अपने बड़े भाई साहब के बारे में। वो बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, शायद दिमाग को आराम देने के लिए। कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाए करते थे। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हार्ड वर्क करते, बहुत मेहनत करते थे। हरदम किताबें खोलकर बैठे रहते थे और पढ़ाई करते रहते थे। शायद कभी कभी थक जाते थे तो दिमाग को आराम, रिलैक्स होने के लिए, आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम, शब्द, वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कोई कविता को सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य, कुछ ना कुछ शब्द रचना करते और उसका कोई अर्थ ना होता, कोई सामंजस्य नहीं होता। मसलन मैंने उदाहरण, एक बार उनकी कॉपी पर मैंने देख लिया तो इबारत देखी तो, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। ये सब लिखने के बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की, चेष्टा मतलब बहुत कोशिश की, इस पहेली का कोई अर्थ निकाले, इस पजल का अर्थ निकालने की बहुत कोशिश की लेखक ने, लेकिन असफल रहा। और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। उससे पूछना और उनकी रचनाओं के बारे में समझना
लेखक कह रहे थे कि मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। छोटा मुंह बड़ी बात मीन्स अपनी हैसियत से बढ़कर बातें करना। ये भी मुहावरे शब्द है। इस पाठ में हमें ज्यादा मुहावरे शब्द मिलते हैं, वो तो सीख लेना जरूरी है। के बच्चों नेक्स्ट, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। इधर लेखक अपने बारे में बता रहे थे कि मेरा जी मुझे पढ़ना बहुत पसंद नहीं करता था। मैं 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा लगता था मुझे। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। लेखक कह रहे थे कि समय मिलते ही हॉस्टल से बाहर आ जाते और मैदान में जाकर कंकरियां उछालते, छोटे छोटे पत्थर और कागज की तितलियां बनाकर उड़ाते, और कहीं साथी मिल गया तो उनके साथ मैदान में खेलते थे। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। ऐसा खेलकर, चार दीवारी पर चढ़कर, नीचे कूदकर, फाटक पर आगे पीछे मोटर कार का आनंद उठाकर कमरे में आ जाते ही उसे कौन दिखा देता। भाई साहब का रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। लेखक का प्राण सूख जाते। प्राण सूख जाना भी एक मुहावरे शब्द है। बहुत घबराना। उनका पहला जवाब यह होता, कहाँ थे। पहला जवाब क्या होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। लेखक क्या करते थे, मौन ही रह जाता था। ना जाने मेरे मुंह से बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। कभी कभी खेलते थे ना बच्चे, मैं क्यों नहीं कह पाता। ये लेखक कभी भी उसके सामने मुंह नहीं खोलता था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार ना करे। मेरा मौन उसके लिए एक अपराध स्वीकार करना है मुझे। उसके सिवा भाई ना कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरे सत्कार करे। वो शुरू करता था, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ का मतलब अक्षर। डांटते हुए कहते थे बड़े भाई साहब लेखक को, इस तरह अंग्रेजी पढ़ना है तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल बात नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। अंग्रेजी पढ़ना आसानी समझ रहे हो तुम। बड़े भाई साहब उसे डांटते हुए कहते थे, जो चाहे पढ़ ले, नहीं एरा गेरा नत्थु केरा। सभी अंग्रेज के विद्वान हो जाते। एरा गेरा नत्थु केरा बिल्कुल कंगाल, ये भी एक मुहावरे शब्द है। सभी लोग अंग्रेज के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है। అంటే इधर बड़े भाई साहब कह रहे थे कि रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है। बहुत कोशिश करना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर। और मैं कहता हूँ, तुम कितने गोंगा हो कि मुझे देख भरी सबक नहीं लेते। बड़े भाई साहब उससे डांटते हुए कहते थे कि तुम कितने गोंगा हो। गोंगा का मतलब स्नेल। धीरे धीरे बहुत मुझे देखकर भी तुम्हें सबक नहीं लेते, पाठ नहीं लेते तुम। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, या तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। बड़े भाई साहब कह रहे थे कि मैं दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है मुझे, आंखें से देखते हो फिर भी तुम्हें सबक नहीं मिलती, और तुम्हें ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशा होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, रोज होता है। मैं पास नहीं फटकता, मैं भी छोटा हूं ना, फिर भी पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2 2 3 3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम खेल कूद के वक्त गवा कर पास हो जाओगे। इतने मेहनत करने पर भी मैं पास नहीं हो जाता हूँ, तुम कैसे समझते हो खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर ही इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। डांटते हुए उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी हो तो बेहतर है घर चले जाओ,
मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? बड़े भाई साहब छोटे लेखक से कहते हैं कि घर चले जाओ, क्यों दादाजी की गाड़ी की कमाई అంటే मेहनत की कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? इधर से इधर तक उसका पाठ सबक सिखाना अंत होता है। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। लेखक क्या करते, ये सुनकर, ये सारी बातें सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सी है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। उपदेश देना बहुत आसान है ना। ऐसे ऐसे लगते बातें कहते, ऐसे ऐसे सूती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेखक कह रहे थे कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना, बहुत दुखित हो जाना, हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता। ऐसा पढ़ना मुझे मुश्किल है। लेखक सोचते थे कि और निराश में जरा देर के लिए सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, क्यों जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। कभी कभी सोचा करते थे कि लेखक घर में वापस जाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऐसा पढ़ाई नहीं कर सकता। पढ़ाई तो उससे पहाड़ जैसा लगता था। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। अगर पढ़ाई छोड़कर घर चले जाऊं तो मैं अपनी मर्जी से खेल सकता हूँ। लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराश के बादल फट जाते। इरादा करता हूँ कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता। लेखक क्या करता था, 1 घंटे 2 घंटे के बाद अब से मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा। लिए बड़े भाई साहब से ज्यादा बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं, ये सोचता था लेखक। न- नक्शा मीन्स मैप, स्कीम। स्कीम काम शुरू करने के लिए स्कीम होना जरूरी है। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना। टाइम टेबल में पहले क्या लिखता, प्रातःकाल 6 बजे उठना, हाथ मुंह धो लेना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना। उसके बाद 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 9 से 9:30 तक क्या हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल जाना। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम लेना। 3:30 को स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम लेने के लिए 4 से 5 तक भूगोल और 5 से 6 तक ग्रामर। आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। इस टाइम टेबल में खेलने के लिए 1 घंटा भी छोड़ नहीं दिया। ये और ये टाइम टेबल किस प्रकार बनाया, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो हम ये सारे लिखना पड़ता है। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर भी आधा घंटा आराम के लिए छोड़ दिया। 4 से 5 तक भूगोल और 5 से 6 तक ग्रामर। आधा घंटा हाफ एन आवर हॉस्टल के सामने घूमने के लिए और 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और 11 बजे सो जाना, विश्राम करना। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, हम सब बना लेते हैं टाइम टेबल, मगर उसको अमल में लाना बहुत मुश्किल की बात है ना। उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। छोटे बच्चे कभी कभी बड़े डांटते हैं तो टाइम टेबल बना लेते, सब ऐसा ही करते, मगर अमल में लाना बहुत मुश्किल की बात है। पहले से ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान में वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांवगात, वॉलीबॉल का वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। लेखक को ये सारी बातें मुझे खींच ला जाते मैदान की ओर, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जान लेवा टाइम टेबल, आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद नहीं रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता। इधर भाई साहब उसे इंसल्ट करना,
और उसे सलाह देना, ये सब उड़ जाते हैं और सब याद भी ना रहती। मैं उनके साए से भागता, साए मीन्स छाया, छाया से भाग जाता और उनके आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, उनकी नजर से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। खेलने के बाद कमरे में आते ही दबे पाँव आ जाता, उसे खबर ना मिले। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकल जाते। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। हमेशा उसे एक नंगी तलवार लटकती जैसी मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। लेखक कह रहे थे कि इतना होने पर भी मैं खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, कितने डांट डपाट सुनने के बाद भी वे खेलने के लिए जाते थे। इसी प्रकार हमारे लेखक भी ये खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था।